मैं अंतिमा मोहन आप सभी का राजेंद्र यादव स्मृति समारोह के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय हंस साहित्य उत्सव में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साहित्य उत्सव का 2 दिनों का प्रोग्राम सफलतापूर्वक हुआ, इसके लिए हंस परिवार सभी का आभार प्रकट करता है और ख़ास करके अपने उन दोस्तों का भी आभार प्रकट करता है जो लगातार 3 दिनों से यहाँ बने हुए हैं, सुन रहे हैं, श्रोता हैं, तो उनका भी आभार प्रकट करता है। यह कार्यक्रम इतने सुचारू रूप से हो रहा है, इसमें हमारे प्रायोजकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हमें योगदान मिला है, सहयोग मिला है इंडियन ऑयल का, ONGC का, पाउनो रिकॉर्ड का, पावर ग्रिड का। आपका भी यह मंच बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। अधिक समय ना लेते हुए, मुझे लगता है कि पहले से ही समय बहुत हो चुका है, तो यह कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं और इस सत्र की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और पहला सत्र है हमारा स्त्री लेखन और अनुवाद। स्त्री और अनुवाद, यह 2 शब्द आए और अनामिका जी की कविता याद ना आए, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उसी पे बैठता है। वो लिखती हैं कि लोग दूर जा रहे हैं और बढ़ रहा है मेरे आसपास का स्पेस। इस स्पेस का अनुवाद विस्तार नहीं, अंतरिक्ष करूँगी मैं। दरअसल इस पूरे घर का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद चाहती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे स्त्रियाँ इस पूरी धरती का ही एक अनुवाद चाहती हैं। और इसी के साथ कहा जा सकता है कि कई बार अनुवाद के जरिए संस्कृतियों के वर्चस्व के खतरे की बात की जाती है, लेकिन इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है कि अनुवादक वह पुल है जो सभी भाषाओं को जोड़ता है। भारत और ख़ासकर हिंदी के स्त्री लेखन के संदर्भ में इसका विशेष महत्व रहा है। अनुवाद बस भाषा के पुल नहीं बना रहा, वह विचार की दुनिया में बड़े हस्तक्षेप का जरिया भी बना है। स्त्री वैचारिकी से जुड़ी बहुत सारी किताबें हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। इस अनुवाद का एक पक्ष वह अंतर्राष्ट्रीय वैचारिकी से जुड़ी हुई बहुत सारी पहचान है, जिसका बहुत ताज़ा उदाहरण हमें गीतांजलि श्री के फ़िलहाल मिला हुआ बुकर सम्मान है। तो इस सत्र में चलिए हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। और इस सत्र में हमारे वक्ता हैं जिलियन राइट, सुकृता पॉल कुमार, रक्षंदा जलील, मधु बी जोशी, सुयस सुप्रभ और इस सत्र का संचालन कर रहे हैं कुणाल रे। तो मैं आप सभी को इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप सभी मंच पे आएँ। और जब तक आप इस मंच पे आ रहे हैं तब तक मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। हाँ, जिलियन राइट, आप अनुवादक, लेखक, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी और आधा गांव की अनुवादक हैं आप। भीष्म सहानी की कहानियों का भी आपने अनुवाद किया है। सुकृता पॉल कुमार, आप कवित्री, आलोचक, शिक्षाविद, अनुवादक, अनेक विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों का संपादन, IIAS शिमला में पूर्व फेलो रह चुकी हैं आप। इसी के साथ हमारी अगली वक्ता हैं रक्षंदा जलील, आप लेखिका, आलोचक, साहित्य इतिहासकार, संपादक, हिंदी उर्दू भाषा एवं संस्कृति को प्रसारित करने के लिए अनेक पुस्तकों का संपादन तथा हिंदुस्तानी आवाज़ नामक संस्था का आपने संचालन किया है। मधु बी जोशी, आप मीडिया प्रबंधक, अनुवादक, संपादक, अग्रणी मीडिया हाउस NGO के लिए बतौर संपादक, अनुवादक और मीडिया परामर्शदाता हैं। इसके साथ ही हमारे एक और साथी सुयस सुप्रभ, आप अनुवादक, विचारक, स्वतंत्र हिंदी अनुवादक के रूप में देश विदेश की विभिन्न अनुवाद एजेंसियों, संस्थाओं आदि के लिए अनुवाद कार्य ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया नामक संगठन की गतिविधियों में भागीदारी है। और इस सत्र का संचालन कर रहे कुणाल रे जी, आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। आप एक स्तंभ लेखक, शिक्षाविद, भारतीय कला और संस्कृति संबंधित विषयों पर द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस में लेखन, ऑन ईटिंग ए मल्टीलिंगुअल जर्नल ऑफ फूड एंड ईटिंग के सह संपादक और सह संस्थापक और सह संपादक हैं। तो इस तरह से मैं इस सत्र का संचालन कुणाल रे जी को सौंपती हूँ, वो आएँ और इस सत्र को सुचारू रूप से चलाएं। कुणाल रे जी। थैंक यू। आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
समय बहुत कम है और हम लेट शुरू कर रहे हैं, सो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मेरे दो सवाल हैं, आप सबके लिए है पैनल में, और हम इससे शुरू करेंगे। दो सवाल ये हैं, आप अनुवाद क्यों करते हैं, वाई डू यू ट्रांसलेट, एंड उसी के साथ और एक सवाल है, आप कैसे डिसाइड करते हैं दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट। आप जब एक टेक्स्ट चूज़ करते हैं, आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं दैट दिस इज़ द टेक्स्ट दैट यू विल ट्रांसलेट। सो 2 questions that we will open with: why do you translate and how do you decide what you wish to translate? In whichever order. मेरी आवाज़ आ रही है इसमें? थोड़ा close to the mic. अनुवाद आवाज़ नहीं आ रही ना इसमें? हेलो। हेलो, ये ठीक है। मेरे लिए अनुवाद मतलब एक ऐसे देश की तरह है जिसके नागरिकों को अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहना पड़ता है। मतलब क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अनुवाद अगर नहीं होता तो सभ्यता भी नहीं होती। क्योंकि आप पूरा इतिहास देख लीजिए, हमारा जो इतिहास रहा है, सभ्यताओं के बीच जो संवाद रहा है, ये अनुवाद के कारण ही हो पाता है। और ना ओलंपिक होता, न UN होता, न हमारे देश की संसद चलती, और न ही जो आप अलग अलग जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, बिना अनुवाद के आप मतलब जापान की टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ है आप इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अनुवाद के ज़रिए ही संभव हो पाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण रही है मानव सभ्यता के लिए, उसको इतनी अनदेखी का सामना करना पड़ा है आज तक कि इसकी पढ़ाई जो शुरू होती है, अगर आप देखें इतिहास में लौटें तो 70 के दशक में मतलब अनुवाद को एक सब्जेक्ट का दर्जा मिलता है। 80 के दशक में यूरोप में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, यूरोप में 80 के दशक में इसकी पढ़ाई ज़ोर पकड़ती है। 90 के दशक में फिर कुछ काम होता है, फिर अनदेखी का शिकार हो जाता है ये विषय, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो इतना महत्वपूर्ण है उसकी इतनी अनदेखी होती आई है। तो मेरे लिए सवाल हमेशा रहा है कि ये मैंने शरणार्थी की जो बात कही कि मैं दिल्ली में 2000 से हूँ, 4 के बाद से मैंने काम करना शुरू किया था, और फिर 2015 में भी मैंने घर वालों को कहा कि मैं मतलब अनुवाद करता हूँ। ठीक है, अनुवाद करते हो, वैसे काम क्या करते हो? मतलब आप अनुवाद करते हैं लेकिन इसको पेशा नहीं माना जाता है, मतलब ये आज तक पेशा नहीं माना गया, जबकि अनुवाद इतना मुश्किल काम है, इतनी सारी पेचीदगियाँ होती हैं। तो मेरे लिए अनुवाद हमेशा से एक चुनौती भरा काम रहा है, बहुत रचनात्मकता से भरा काम रहा है। जैसे वियतनाम में एक शब्द है, वियतनामी शब्द है, उस एक शब्द का मतलब होता है, एक शब्द है उसका मतलब होता है कि ये जो बंदा है या जो व्यक्ति है, ये किसी काम से घर छोड़कर कहीं निकल रहा है और फिर घर में कोई ऐसा काम आ गया जिसके लिए घर वापस लौट रहा है, उसके लिए सिर्फ एक शब्द है। अब आप सोचिए, मतलब हमारे सामने कैसी कैसी चुनौतियां होती हैं। मैं ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। आज ही हमारे ग्रुप में बात हो रही थी, हमारे एक साथी ने पूछा कि एक टेक्स्ट है, इसमें एक शब्द नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब ये किस शहर का नाम है। तो अनुवादक को भूगोल की पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ रहा है, इतिहास की पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और आप मतलब इतना रिसर्च करना पड़ रहा है, इतनी पेचीदगियाँ हैं, आपको काल्क, मॉड्यूलेशन, पैराफ्रेज, पता नहीं क्या क्या, मतलब इन तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर आप ढंग का एक काम सामने रख पाते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये कहना पड़ता है कि मैं अनुवाद कर रहा हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, मतलब वो उसको पेशे के रूप में मान्यता ही नहीं मिली है। तो मेरा सवाल हमेशा से रहा है कि जब भी मैं कोई टेक्स्ट चुनता हूँ, मैं इधर लौटता हूँ आपके इस सवाल पर, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये मेरे लिए एक चुनौती की तरह है कि कैसे मैं इसको अपनी भाषा में बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाता हूँ, कर पाऊँगा या नहीं। और उसके साथ साथ शरणार्थी वाली बात, मुझे ये भी मालूम है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मतलब हमेशा यही कहा जाएगा कि भाई ये कुछ खास नहीं है। तो मतलब जैसे आपके पास, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके पास 10 उंगलियां हैं तो आप पियानिस्ट हैं, ऐसा नहीं होता ना। आपके पास 10 उंगलियां हैं तो आप पियानिस्ट नहीं बन जाते ना। मतलब आपके पास कह लीजिए कि 2 हाथ हैं
तो आप मतलब कलाकार हो गए या कुछ भी कह लीजिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको 2 भाषाएं आती हैं तो आप अनुवादक हो गए। मान्यता ये कि आपको 2 भाषाएं आती हैं मतलब आप अनुवादक हो गए। मतलब ये जो मान्यता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम विजिबल नहीं हैं, हम अदृश्य हैं, और हमारी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी विजिबिलिटी पर काम नहीं होगा, मुझे लगता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें और वो नाकाफ़ी है। क्योंकि राजेंद्र यादव जी की स्मृति को नमन करता हूँ, उन्होंने मतलब जो भी हाशिए पर थी, जो आवाज़ थी, उनको सामने लाने का काम किया। अगर मैं आज सोचता हूँ प्रभा खेतान, अगर उन्होंने सेकंड सेक्स का अनुवाद नहीं किया होता तो हिंदी में मुझे लगता है स्त्री वर्ष जैसा कुछ नहीं होता। प्रभा खेतान ने जो 80s में जो अनुवाद किया, और आज हम देखते हैं कि उस अनुवाद का इतना असर है, वो किताब मतलब लंबे समय तक वो किताब उपलब्ध ही नहीं थी। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस किताब का इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वो कैसे उपलब्ध नहीं हो सकती वो किताब। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे यहाँ के प्रकाशकों पर आश्चर्य होता है कि वो मतलब अब जाकर सोशल मीडिया का दबाव कह लीजिए कि ये लोग मांगने लगे हैं और ये किताब उपलब्ध होने लगी है। नहीं तो मतलब हिंदी में देख लीजिए, महाश्वेता देवी को देख लीजिए, फिर आप आशा पूर्णा देवी को देख लीजिए, इंदिरा गोस्वामी को देख लीजिए, या फिर आप अमृता प्रीतम को देख लीजिए। अगर आप मतलब अनुवाद नहीं होता, जैसे मैंने किसी से पूछा तुम्हारा मनपसंद कवि कौन है हिंदी में, तो उसने जवाब दिया पाश पंजाबी कवि हैं, लेकिन उसको लोग हिंदी कवि मानते हैं। ये अनुवाद के जरिए संभव हो पाया। आप अमृता प्रीतम, आप नई पीढ़ी के बच्चों से पूछ लीजिए कि आपकी कौन सी लेखिका आपको अच्छी लगती है, वो यही जवाब देगी। कोई भी लड़की, किसी भी लड़की से आप पूछ लीजिए, चूंकि स्त्रीवाद की बात हो रही है, वो सबसे पहले कहेगी अमृता प्रीतम, वो मुझे सबसे अच्छी हिंदी की सबसे अच्छी लेखिका लगती है अमृता प्रीतम। वो हिंदी की लेखिका नहीं, वो पंजाबी में लिखती थी। तो ये जो अनुवाद की खूबसूरती है कि इसने सभ्यताओं के बीच संवाद को संभव किया और सभ्यता का इतना विकास किया, उसकी इतनी अनदेखी होती आई है। तो मेरे लिए एक सवाल हमेशा से रहा है, और मेरी कोशिश है कि इस मंच पर, चूंकि राजेंद्र यादव जी ने बड़ा काम किया कि स्त्रीवाद को सामने लाने में अनुवाद की भूमिका को भी उन्होंने समझा। बहुत से लेखक लेखिकाओं की रचनाओं का उन्होंने अनुवाद जो है अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। इससे बात आगे बढ़ी। मेरी उम्मीद है कि इस मंच पर ये बात आगे बढ़ेगी और अनुवाद पर भी बात होगी कि इसको कैसे मतलब बेहतर तरीके से किया जा सके ये काम। जी सुकृता। मुझे लगता है ये जो मेरे हिसाब से जो ये आपने सवाल किया, कई इसके आंसर्स हो सकते हैं, कई इस प्रश्न के जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश में ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, बिकॉज़ ट्रांसलेशन को कभी प्रोफेशन नहीं माना गया, ख़ास तौर पे लिटरेरी ट्रांसलेशन को। तो जो आप अनदेखी की बात कर रहे हैं वो बहुत सही है। वो इसलिए भी है क्योंकि प्रोफेशन नहीं, और ट्रांसलेशन स्टडीज़ का कोई डिपार्टमेंट नहीं, और ट्रांसलेशन मिशन कुछ 10 साल पहले शुरू किया था, वो बंद हो गया, और फिर जब शुरू किया दोबारा तो उसमें लिटरेरी ट्रांसलेशन की कोई जगह नहीं है, और वहाँ भी वो दूसरे टाइप का प्रोफेशनल ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन उसको माना जाता है। और आजकल तो ज़ोरों से गूगल ट्रांसलेशन को भी जगह दी जाती है, जो कि लिटरेरी ट्रांसलेशन के लिए तो वो मर्डरस है, बिल्कुल इस वह भयानक है, बिल्कुल भयानक। तो उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो एक बार गूगल ट्रांसलेशन हो जाए तो आपके लिए एक तरह का ट्रैप बन जाता है, क्योंकि आप उसी दायरे में फिर दूसरे वर्ड्स ढूंढते हैं, और वो ट्रैप है। तो इसलिए अच्छा है कि वो देखें ही ना उसको, और एकदम से अपना ह्यूमन माइंड लगाएं, ह्यूमन माइंड। लेकिन वो ह्यूमन माइंड में भी कई बार कैनिबलिज्म आ जाता है ना, कैनिबलिज्म आ जाता है कि उसको आप स्वॉलो कर लो, टेक्स्ट को स्वॉलो करो, क्योंकि उसमें कोई अपना एजेंडा लेके अगर आप आए हैं ट्रांसलेशन के लिए, चाहे उसको किताब को हाइप करना हो, एक वो भी कारण कई बार होता है कि ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे जब आप अंग्रेज़ी में करते हैं तो वो एक तरह का हाइप मिल जाता है। इट्स व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश कैनोनाइजेशन। तो वो कैनोनाइजेशन पहले करके फिर उसको फिर प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है डीकैनोनाइजेशन का। तो वो डीकैनोनाइजेशन के लिए सेमिनार्स के लिए बहुत वो एक बन जाता है एक सेमिनार सेशन, डीकैनोनाइजिंग लिटरेरी टेक्स्ट, राइट। तो ये तो चलता रहता है। जो वो गुड ओल्ड पुरानी थियरी थी ना कि जो क्लासिक बनता है वो आहिस्ता आहिस्ता
टेक्स्ट जो है वो एक्सपैंड करता है और आहिस्ता आहिस्ता क्लासिक बनता है। अब तो खैर हमारे पब्लिशर्स ने मॉडर्न क्लासिक भी हो गया शुरू, सो उसकी परिभाषा बनाई जा रही है। हमने तो एक पूरा सेमिनार कराया व्हाट इज़ मॉडर्न इंडियन क्लासिक, यू नो, और उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो कुछ हम लोग जो लोग हैं, कई बार आई होप वो दैट ट्रेडिशन कंटिन्यूज आर एंड थिंक इट डज, और वो है कि इसको प्योरली जब लेबर ऑफ लव कहते हैं तो वो नज़र आता है, वो जो मोहब्बत आप करने लगते हैं ना कैरेक्टर्स के साथ, थीम के साथ, और वो आप चाहते हैं कि वो आपके यू नो दायरे में ना रहे, उसको उसमें से निकालें, यू नो। और जो आपने कहा शरणार्थी वाली बात, जो नो यस वो रेफ्यूजी की तरह होता है, लेकिन वो रेफ्यूजी को जो स्ट्रगल करनी पड़ती है टू सेटल डाउन, उसी में वो शिद्दत से जो सफरिंग होती है, उसके अंदर से जो निखार निकलता है बहुत बढ़िया सा, जैसे डायमंड को आप पॉलिश करते हैं ना, उसको कर करके देन यू डिक्लेयर अब मेरी ट्रांस है। अगर आप वो प्यार से करते हैं, उस प्यार मोहब्बत से करते हैं। अब ये बड़ा रोमांटिसिज्म है इस आइडिया में कि वो आइडियल, और इसलिए हम लोग जो अनुवाद करते रहे हैं, वो हमारे पास एक और प्रोफेशन भी था, इसलिए ये नहीं लगता था कि खाना भी इसी से मिलेगा और मकान भी इसी से करना है और ये वो, इसलिए आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। और वो है जो प्रोफेशन बनाना चाहता है, जस्ट एज अ पोइट कांट सर्वाइव, यू नो, पोइट्री के ऊपर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, लिखते रहिए, सारी ज़िंदगी लिखते रहिए, 40 साल 50 साल लिखते रहिए, हाउ मच विल यू गेट? अगर एक चेक छोटा सा 2000 का भी आ जाता है, लगता है अरे पोइट्री हैज़ गॉट मी मनी। ऐसे ही ट्रांसलेशन का भी है। तो इसलिए यस, आपका कहना ठीक है कि उसकी जगह बननी चाहिए, लेकिन उसमें डर बहुत होते हैं। जब उसको प्रोफेशन बना दें तो पता नहीं वो किस तरफ जाएगा। उसके लिए मेंटर्स चाहिए, बहुत तगड़े, बड़े तगड़े टाइप के मेंटर्स चाहिए, जो कि पुराना आइडियलिज्म भी ले आए। इट्स लाइक टाइट रोप वॉकिंग, कि वो बैलेंस्ड अप्रोच रहे, कि प्यार मोहब्बत भी रहे और आपका खाना पीना भी उसमें से निकले। तो हम लोग जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो फूल्स पैराडाइज में काफ़ी रह चुके हैं, कि हमको वो लगता था कि इसमें कुछ मिलेगा, मिलता रहा है क्या, पैसा नहीं लेकिन ग्रेटिफिकेशन, वो बहुत बड़ी बात है, वो ग्रेटिफिकेशन मिलती रही है। और बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जो कि वो अनदेखे रहे अदरवाइज़, लेकिन आपकी नज़र से अगर गुजरते हैं और आपको लगता है कि इनको इस हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में लेके जाना है, लिंग्विस्टिक वर्ल्ड में लेके जाना है, तो उसको आप यू आर प्रिपेयर्ड टू कैरी द क्रॉस। और वो बड़ा ज़बरदस्त क्रॉस होता है, क्योंकि उसके नेल्स आपको चुभते रहते हैं। प्रॉब्लमेटिक्स जो हम कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें बहुत बहसें भी होती हैं, बट अक्सर वो बहसें भी जो हैं वो सारी रह जाती हैं थ्योरेटिकल डोमेन में। बट टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है थ्योरी ज़रूरी है, ताकि वो आप अवेयर तो रहें। ख़ासतौर पे अंग्रेज़ी में, जो अंग्रेज़ी भाषा है उसको हम अब कहेंगे हिज मास्टर्स वॉइस, नॉट हर मास्टर्स, बिकॉज अब तो हिज मास्टर्स वॉइस है ना वो। तो या सो अब हिज मास्टर्स वॉइस की इंग्लिश को अगर हम आगे बढ़ावा देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू थ्योरेटिकली रियलाइज़ कि इस इंग्लिश को हम अपनी भाषा बनाने के लिए उसको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, चाहे हम जितना कह लें। आज भी इवन बिग पब्लिशर्स आर टेलिंग यू व्हाट इज़ रीडेबिलिटी। तो वो हम लोगों को जो थोड़े बहुत अब थोड़े से आई वुड से वन इज़ एस्टैब्लिश्ड, तो उसमें हमारी से थोड़ी हो जाती है कि भाई हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। तो इसलिए मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम पेन उठाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और धक से कहते हैं ऐसी ही अंग्रेज़ी होगी, कर लो जो करना है। अगर वो पहलवान शब्द है ओरिजिनल में, तो हो सकता है हम उसको पहलवान ही रखें उसमें, है ना। तो इसलिए वो कल्चर को कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं। और इमिग्रेशन जो होती है रेफ्यूजी की, वो आपका जो मेटाफर है रेफ्यूजी का, उसमें भी हमें बड़ी नेगोशिएशन करनी पड़ती है। तो जो लिमिनल स्पेस होती है ना, बीच का स्पेस, उसको ढूंढने का मज़ा अपना ही है। क्योंकि आप ट्रांसलेटर्स की दुनिया में, आई मीन इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, एक ट्रांसलेशन की दुनिया जो बन जाती है, दिस इज़ अ क्रिएशन ऑफ अनदर वर्ल्ड, लिमिनल स्पेस जिसको कहा जाता है। लिमिनल डजंट मीन अनइम्पॉर्टेंट,
लिमिनल मीन्स उसको recognition एक और जगह मिली है. That doesn't mean it's nowhere, neither here nor there. But it is a culture that is negotiated culture. और इसीलिए how to contain the other in a work of art, उसका आर्ट एक मिलता है. और मुझे लगता है जितना हम ट्रांसलेट करेंगे उतना ही इंटीमेट होंगे विद द वर्ड, विद लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेजेस, और उसी से हमारी दुनिया एक्सपैंड होती है. ये कारण है, हम अपनी दुनिया को एक्सपैंड करना चाहते हैं. थैंक यू. मैं सुकृता की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहूँगी. आपने कहा कि ट्रांसलेशंस को जॉब काम नहीं समझा जाता है. मैं तो ये तक कहूँगी कि लिखने को काम नहीं समझा जाता है. मैं अक्सर व बेशतर उस पाउसल किस्म की पार्टीज़ में जाती हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता है और नाम पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं कि आप क्या करती हैं. तो अगर आप कहें कि हम राइटर हैं, सो देयर इज़ अ ब्लैंक लुक. नो, बट व्हाट डू यू रियली डू. ये एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप बैंक में काम करते हैं, आप टीचर हैं, ये सब लेजिटिमेट बोनाफाइडी प्रोफेशंस हैं, लेकिन एक लेखक होना और अपनी आइडेंटिटी एक लेखक बताना, ये ज़रा हैरत कुन बात है. और उसमें एक और सब डिवीज़न अगर आप बना लें कि आई एम अ ट्रांसलेटर, तो वो भी अपने आप में बड़ी अचंभे की बात है कि क्यों और कैसे. तो उस क्यों और कैसे का जवाब देते हैं. पहली बात तो ये कि हम में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं हम लिटरेरी ट्रांसलेटर्स हैं. आई एम अस्यूमिंग हम वॉशिंग मशीन के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हम कंप्यूटर के मैनुअल्स को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हम किताबों को ट्रांसलेट करते हैं, प्रोज़ को, पोइट्री को ट्रांसलेट करते हैं. अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अमूमन, और उसी के ज़रिए आपके सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी कि हम क्यों करते हैं ट्रांसलेशंस. मेरा इम्पल्स शेयरिंग होती है. जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो बड़ी ख्वाहिश होती है, एक चाइल्ड लाइक प्लेजर होता है, एक एक्साइटमेंट होता है कि क्यों ना ये चीज़ और लोगों से शेयर की जाए. इसको कतई तौर पे रोमांटिक मत समझिए, इसे कतई तौर पे अल्ट्रुइस्टिक मत समझिए. देयर इज़ अ प्लेजर जो दोबाला होता है, जो बढ़ता है उसकी शेयरिंग में ट्रांसलेशन के ज़रिए. एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. Midway through my translation career, at some point I chanced upon Phanishwar Nath Renu, the major writer from Bihar. मैं ख़ुद बिहार की रहने वाली नहीं हूँ. उस वक्त तक मैं बिहार गई भी नहीं थी. मुझे बिहार का बस उतना ही पता था जो एक अखबार पढ़ते हुए शख्स को मालूम होता है. फनीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी ने मेरी आँखें खोल दी, चौंधिया दिया, और एक खिड़की खोल दी उस बड़े साहित्य में जिसको हमारे लिटरेरी क्रिटिक्स ने ये कह के किनारे पे लगा दिया था कि ये आंचलिक कथाकार हैं, रीजनल राइटर्स हैं. तो हमारे जो बड़े बरगद के पेड़ हैं, माफ़ कीजिएगा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े लेखक हैं, प्रेमचंद हुए, अज्ञेय हुए, ये एक तरह के ऐसे बरगद के पेड़ बन गए जिन्होंने छोटे भी मैं बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रही हूँ लफ्ज़, और लिखने वालों को उस हद तक पनपने नहीं दिया. और एक ये मेन स्ट्रीम मार्जिनलाइजेशन, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ये जगह नहीं है उन पे बात करने की. लेकिन रेणु की तरफ फिर से आऊँगी कि रेणु ने को एक कहानी पढ़ के मुझे ये लगा आई हैव टू ट्रांसलेट दिस इज़ फैबुलस. एंड वो मज़ा उसको ट्रांसलेट करने में हर पंक्ति पे, हर पल पे बड़ा से बड़ा होता गया. मेरी पहली कहानी 1992 में छपी थी. साहित्य अकेडमी का एक रिसाला था, इंडियन लिटरेचर, अभी भी है. उसके एक बड़े इंटरेस्टिंग सज्जन उसके एडिटर थे डॉक्टर राव. उनके पास एक कहानी थी, उन्होंने अपनी मेज़ में से निकाली और कहा आप ये कहानी कर दीजिए. तब मैं एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में असिस्टेंट एडिटर थी और कभी इससे पहले ट्रांसलेशंस नहीं किए थे. उनका आपकी बोलचाल की हिंदी ठीक मालूम देती है, आपकी अंग्रेज़ी भी ठीक ही मालूम देती है, हमें किसी की ज़रूरत है, आप ये कहानी हमारे लिए कर दीजिए. खैर मैंने की, उनको वापस दी, उन्होंने छाप ली, बात ख़त्म हो गई. लेकिन आई वॉज़ लाइक समवन हु हैड टेस्टेड ब्लड. यानी जानवर के को जैसे मुंह पे खून लग जाता है, कुछ उस किस्म की बात हुई. और 1992 से लेके अब तक ये 30 साल का जो सिलसिला है, दिस इज़ अ वेरी, एक बहुत रोमांचक सी कहानी है मेरे लिए ज़ाती तौर पे. पैसे वगैरह का जिक्र हुआ, वाकई इसमें बिल्कुल नहीं है. ये तो आप शुरू में समझ लीजिए और समझौता कर लीजिए इससे. 92 से लेके अब तक हाँ हमें एडवांसेस मिलते हैं,
बट वो तो एक आधे महीने की सैलरी के बराबर भी नहीं होते हैं। तो ये तो आपको अपने मन में मान के चलना है कि ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। बहुत आपने पूछा ना कि हम क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि हम करना चाहते हैं। इसका और कोई जवाब मेरे जहन में तो नहीं है। मतलब हमारे सर पे कोई बंदूक रख के नहीं कहता है, एडिटर्स आर नॉट वूइंग अस, दे आर नॉट टेकिंग अस टू फैंसी लंचेस, वी आर नॉट चेतन भगत, वी आर नॉट एमिश। ये बात तो सीधी और साफ है। तो हमें वू करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अलबत्ता 1992 से अब तक ये 30 साल से जो मैं ट्रांसलेशंस और ख़ासतौर से इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिशिंग को जो देख रही हूँ, वो मुझे समझ में आता है कि हाँ, पीपल आर मेकिंग स्पेस फॉर अस, दे स्टिल नॉट वूइंग अस, दे आर नॉट लाइनिंग अप एट आवर डोर्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेइंग डू दिस दैट द अदर। इन फैक्ट, एंड दैट्स द अदर थिंग दैट needs to be pointed out, except for that Dr. Rao who asked me to translate a story for Indian literature, it has always been a one-way traffic. I go to a commissioning editor in a publishing company and say, hey, I've got this great book which I've just read. Do you think you want to publish it? And more often than not, they say yes. But in my experience, I'm sure others may have had other experiences, but I have not had a commissioning editor come to me. Maybe it's because of the languages I work in, Urdu and Hindi. They've not come to me and said, listen, this is a great book and I want you to translate this. So it's always the translator who has read something and goes to a publishing company or a commissioning editor and says, would you like to publish this? So we are, at least I am working from a position of what interests me. And my interests can be eclectic, my interests can be subjective, my interests can be governed by that other life that I lead, in my case, which is that of a literary historian. So let's say I'm working on a Jallianwala Bagh and I come across a text in the context of that Jallianwala Bagh stuff that I'm exploring for another book, then I'll pluck something from there and locate it. So I think we all, she's a teacher, she has this other life as an academic. So I think as translators, we are not living and working in silos. हमारी अपनी और जो दिलचस्पियां हैं, कहीं ना कहीं वो हमें गवर्न करती हैं हमारी चॉइस ऑफ टेक्स्ट, ऐसा मुझे लगता है। मैं अनुवाद क्यों करती हूँ? मेरे अनुवाद करने की शुरुआत के पीछे कुछ एक्सीडेंट्स हैं मिसकम्युनिकेशन के, जहाँ मैंने कुछ कहा और उन्होंने कुछ समझा और पता चला मेरे जीवन में एक रास्ता खुलते खुलते रह गया। तो शायद वो एक बना हो, लेकिन जनरली मैं अनुवाद इसलिए करती थी क्योंकि मैं आसपास में मौजूद होती थी और अंग्रेज़ी और हिंदी जानती थी और किसी न किसी टेक्स्ट को हिंदी या अंग्रेज़ी में किए जाने की ज़रूरत होती थी, तो मधु ये तुम कर दो, तो मैं कर देती थी। और मेरी शुरुआत, आज तो उसे बड़ा अपमानजनक माना जाता है, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं से हुई, जहाँ हमेशा पैसे नहीं होते थे लेकिन काम किया जाना होता था। और मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ सेवा के तौर पे कुछ काम करना ज़रूरी शर्त आपके अस्तित्व की थी। तो इस तरह से, लेकिन इसने मुझे अनुवाद में बहुत मांझा और मैंने सब तरह के अनुवाद किए हैं। और रक्षंदा, आपसे माफ़ी मांगते हुए कहती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी इंस्ट्रक्शंस भी ट्रांसलेट करती हूँ। हाँ? मेरी एक समय तक मेरी ज़्यादा छवि टेक्निकल ट्रांसलेटर की थी। मैं टेक्निकल लिटरेचर की अच्छी ट्रांसलेटर हूँ और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता था, जिसकी वजह से मैं साहित्यिक अनुवाद कर पाई। और मीडिया मैनेजर के तौर पे काम करती थी। मतलब आई ऑलवेज हैड समथिंग गोइंग ऑन द साइड। तो मैक्सिमम तो मैंने अनुवाद इसलिए किया है क्योंकि मैं गंभीर बीमार रहती थी और अनुवाद के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिक्शनरी आपके पास है, आपके घर में किताबें हैं, आप जी भर के करिए। और किस लिए करती हूँ? क्योंकि शिक्षा से भी जुड़ी हुई थी। शिक्षा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत
उसकी पढ़ती है, अनुवाद की। आज भी अगर आप किसी लाइब्रेरी में चले जाइए तो आपको अंग्रेज़ी की किताबें लगभग हर विषय पे मिलेंगी और बड़ी बड़ी उसकी अलमारियाँ होंगी। हिंदी में उन्हीं विषयों पे किताबें ढूंढने चलिए नहीं मिलती, लगभग नहीं मिलती। मेरे अनुवादक बनने में एक और बड़ा हाथ इस बात का रहा, मैं जिस परिवार में पैदा हुई वो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किए रखने वाला था। और मैं जब 9वीं में आई दिल्ली में, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जो तब जनसंघ कहा जाता था, जनसंघ की सरकार थी, काउंसिल जनसंघ की थी, उसी के हाथ में एजुकेशन थी। और उन्होंने कहा कि हम हिंदी में विज्ञान पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी पहली लगभग वॉलंटियर मैं थी कि मैं हिंदी में विज्ञान पढ़ूंगी। अब हिंदी में विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया, किताबें मौजूद नहीं। और हमारे कुछ टीचर्स, सरकारी स्कूलों की बात बता रही हूँ, हमारे कुछ टीचर्स जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आए थे, वो कुछ कुछ किताबें सजेस्ट करते थे जो यूपी में और मध्य प्रदेश में लगा करती थी, तो उन्हें पढ़ा जाता था। लेकिन मेजॉरिटी और एनसीईआरटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। एनसीईआरटी ने, मैं 11वीं पास कर गई थी तब तक किताबें नहीं की थी ट्रांसलेट, है ना, जो जिम्मेदार था उन किताबों को निकालने के लिए। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और मैंने रिपीट की थी 11वीं, तो 4 साल में किताबें नहीं आ पाई थी। तो हम जैसे लोग जो घर में जिनको सपोर्ट था अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए, हम जैसे लोग तो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों मिला मिलू के पढ़ के, अंग्रेज़ी में पढ़ा, हिंदी में जवाब लिखे, उस तरह से करके एक अच्छे आमे में पक्के मजबूत ट्रांसलेटर बन गए। लेकिन मैं अपने साथ पढ़े हुए उन लाखों बच्चों के बारे में सोच के आज कांप जाती हूँ, जिन्होंने विज्ञान हिंदी में पढ़ना इसलिए शुरू किया कि सरकार ने वादा किया था कि वो पढ़ा रहे हैं, और दूसरा उनकी इच्छा थी हिंदी में उसे पढ़ने की, और जिन्हें आज भी किताबें नहीं मिल पाई हैं उसकी। तो मैं सोचती हूँ जिनको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं थी, लाइक फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, उनकी क्या गति हुई होगी? उसने उन्हें क्या हमेशा से पढ़ने से विमुख कर दिया, या कम से कम विज्ञान से विमुख कर दिया? तो ये इस तरह के कई सवाल मुझे आज भी परेशान करते हैं। और जैसा कि मेरे से पहले बताया गया, पैसे तो सचमुच नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। जी बिल्कुल मिलते हैं। मैंने 16 रुपये प्रतिशत पर काम किया। और मुझे ना बहुत अच्छी तरह से 2 उदाहरण याद हैं। एक कई साल पहले का, जब किसी ने कहा कि हमें बहुत सारी चीज़ें अनुवाद करानी है, आप हमारा अनुवाद करिए, तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, मैंने अनुवाद पढ़ाया भी है, और मैं उस समय बच्चों को ये बताती थी कि भाई पहले ये तय कर लो उसको कौन करवा रहा है, किस पर्पज़ से करवा रहा है, क्योंकि वो किस पर्पज़ से करवा रहा है उस तरह के जोर भी तुम्हारे ऊपर आएंगे। इसकी जगह ये शब्द रख लो, ऐसे कर लो, और पैसे, क्योंकि तुम्हारे बिल्स कौन पे करेगा उस बीच, माँ बाप तो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए कायदे से। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कितने पैसे आपने इसके लिए रखे हैं, आपका बजट कैसा है? तो वो उन्हें जैसे बिजली का झटका लगा करारा, और उन्होंने कहा अनुवाद के लिए तो हमने कोई बजट नहीं रखा है। वो किसी मंत्री की बहू थी, और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो मामला ऐसा था कि अनुवाद करो, हम तुम्हारे और काम करवा देंगे, एंड दैट्स नॉट हाउ आई वर्क। मेरे से काम करवाना है, मुझे पैसे दो, पैसे नहीं है तो मुझे कोई कारण बताओ कि आपके लिए मैं क्यों करूं। जैसे आज भी मैं बहुत सारे लोगों का फ्री में काम करती हूं, सचमुच उनके पास नहीं है, काम ऐसा है जो किया ही जाना है, और शायद मेरी जगह कोई और उतना अच्छा नहीं करे, तो करती हूँ, फ्री में भी करती हूँ। लेकिन जिसके पास अच्छे पैसे हैं और जिसके पास बजट है उससे ठीक ठाक वसूल भी लेती हूँ। और दूसरा उदाहरण, मुझे अभी 6 महीने पहले बड़ा पब्लिकेशन हाउस, विदेशी पब्लिकेशन हाउस है, उनकी इस बालिका ने ए डिफ़िकल्ट टेक्स्ट फॉर समबडी लाइक मी जो स्पॉन्टेनियस करता है ट्रांसलेशन,
मैं कभी कभी मुझे अपनी नौकरी में इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ा है, इंटरप्रेटर के तौर पे भी काम करना पड़ा है। तो इवन फॉर समबडी लाइक मी वो 6 महीना से पहले होने वाला काम नहीं है, जिसमें जितनी मेहनत मैं करूँगी उतनी मेहनत लेखक भी करेगा, और वो तैयार थे उसके लिए। और इन्होंने मुझे बताया कि ये 60,000 रुपये मुझे देने वाले हैं इसके लिए। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि लेखकों अनुवादकों को सरकार ने कुछ छूट दी हुई है, उनको बिल्स पे नहीं करने होते, उनका राशन घर में फ्री आता है? तो दीज आर थिंग्स जो कभी कभी बेहद चुभ जाती हैं, है ना। ऐसे ही कई साल पहले एक और नई पब्लिशर ने मुझे कहा कि, और एंड इट वाज अ फेमस सीरीज़, कि आप इसका ट्रांसलेशन करिए, हम आपको 10,000 रुपये पर बुक देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके प्रिंसिपल्स को पता है कि आप किस टाइप का सौदा करने जा रही हैं, आप किस किस्म की बेइज्जती एक अनुवादक की कर रही हैं, आपको क्या लगता है अनुवादक कैसे अनुवाद करता है? तो ये कई चीज़ें हैं जिनसे हमें लगभग हफ्ते में एक बार तो उलझना पड़ता है। एंड आई हैव बीन टोल्ड, तो मुझे बाकायदा लोगों ने कहा है आप बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं। तो उनको मेरा जवाब रहता है कि जो कम पैसे में करता हो आप उससे कराइए और खुश रहिए। मैं कम पैसे लेके मार्केट रेट ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़िम्मेदार हूँ ट्रांसलेशन में रेट्स इम्प्रूव करने के लिए। मेरी ज़िद पर भारत सरकार ने 1 रुपये पर वर्ड मिनिमम ट्रांसलेशन करना शुरू किया, देना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले सब विभागों का लगातार ये कहना होता था हम साहित्य अकेडमी के रेट्स देते हैं। साहित्य अकेडमी को तो कभी अनुवादक मिलते ही नहीं है, और जो अनुवाद वो लाते हैं वो बहुत कम होता है कि अच्छे अनुवाद हों। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे आखिर में बात करना है। सब कुछ लोग कह चुके हैं और मैं इन सबों से सहमत हूँ, सिवाय इस बात की कि मुझे कभी अच्छे पैसे नहीं मिले। पहले मैं राजेंद्र यादव जी को याद करना चाहती थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी उम्र काफ़ी लंबी है और मुझे उनसे मिलने काफ़ी बार हम मिल चुके हैं, उनसे बातें कर चुके हैं, और इसी में मैं अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझती हूँ। आई थिंक याद ख़ास तौर पर आई थिंक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया शायद में मुलाकात होती रहती थी। और मैं अनुवाद, क्या सवाल था? आप अनुवाद क्यों करते हैं और टेक्स्ट कैसे चूज करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? क्यों मुझे अच्छा लगता है, और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक तरह से एक साधना है, क्योंकि आप सिर्फ एक बिंदु पे ध्यान देना और अपने सारे दिमाग इसी पे केंद्रित करना, इसी में अपने आप को आप खो सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है, मैं चिड़िया भी देखती हूँ, तितली भी देखती हूँ, और इसी तरह मैं तितली को देख के अपने आप को खो जाती हूँ। इसी तरह तर्जमा है। और इसके अलावा क्योंकि मैं वैसे मेरा बैकग्राउंड है इंग्लैंड का, तो मेरे लिए मैं जो पसंद करती हूँ वो आंचलिक किताबें हैं या हो चुके हैं। तो और मुझे उतनी को मुझे दिलचस्पी है। मुझे अभी तक अगर किसी का तर्जमा करना है वो रेनू है, अभी तक किया नहीं है, लेकिन वो इच्छा है अभी। और सो इट्स एक चुनौती जो सामने होता है कभी कभार, जैसे कि राहिम नसीम राजा की किताब थी आधा गांव, तो 10 हिस्से में बांटा गया है क्योंकि मुहर्रम के 10 दिन होते हैं, और हर मुहर्रम में हर दिन में अलग अलग मजलिसें होती हैं, और वहाँ सोज़ वगैरह पढ़ा जाता है, मरसिया पढ़ा जाता है। तो और मिंबर के आसपास कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ चाहता क्या है वगैरह वगैरह, ये सब इसके बारे में ये सब नया था। तो मैंने 10 दिन लखनऊ में और फिर बाद में गाज़ीपुर के गांव में मैंने मुहर्रम देखा है। मैंने अपनी एक बेगम अतिया नकवी के साथ मैंने मरसिया थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है मजलिस में। तो इसी से मुझे अंदाज़ होता था कि ये क्या कहना चाहते थे, और हमने नज़दीक से तो अभी तक
दूरी तो काफ़ी है, लेकिन ये जो शोध है इसी में बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो हम क्यों करना चाहते हैं, हम ये भी क्या कौन से, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आपको एक ऐसी किताब मिलती है जिससे आपको बहुत खुशी होती है, अब देखिए अंग्रेज़ी में कुछ भी नहीं है उसके बराबर, तो आपकी इच्छा ये है कि हम दूसरे लोगों को इस तजुर्बे में शरीक कर लेंगे, हम उन तक पहुंचा देंगे। तो एक बात ये बड़ी बात है। और कैसे हमने चुन लिया, इत्तेफाक से, जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपके साथ शीला शुक्ल जी जो इतने अच्छे आदमी थे, शरीफ, जब मैं उनसे मिली थी और गई थी उनके पास कि आपकी किताब राग रबारी बहुत अच्छी है, पुरस्कार मिल चुका है वगैरह, लेकिन और सारे ज़बानों में है हिंदुस्तान के, लेकिन इंग्लिश में नहीं है, तो उन्होंने कहा आप कर लीजिए। पब्लिशर ने कहा कि लेकिन लंबा है, हम थोड़ा बहुत उसको छोटा करना चाहते हैं, इसे करने दीजिए, दूसरी ज़बानों में भी छोटा हो गया है। और बस मेरे लिए ये हिदायत थी कि इसमें जो बड़ी गलतियां हैं वो निकाल दूंगा आपके तरह अनुवाद में। तो इत्तेफाक से ये चुन लिया है, और जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे सब लोगों ने कहा कि ये बेसिकली लेबर ऑफ लव है, बस उतना ही। मेरा अगला सवाल ये है, आप जब अनुवाद करते हैं, व्हेन यू ट्रांसलेट, क्या आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जेंडर के बारे में सोचते हैं? डू यू थिंक अबाउट जेंडर व्हेन यू ट्रांसलेट? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड। सुकृत मिश्रा। So I'm told go for it. Okay. That's it. One has to be aggressive about it. है ना? ये तो है। जब जेंडर की बात आती है तो वो ऐसे जैसे it becomes a kind of an agenda, but a very healthy agenda. क्योंकि ये चीज़ें बहुत नज़रअंदाज की जाती हैं। How do you read a text? सबसे पहले वो पढ़ने के लिए भी एक लेंस चाहिए ना। तो जो क्रिटिकली आप देखते हैं, कई बार वो मार्क्सिस्ट लेंस होता है, कई बार कोई और पॉलिटिकल लेंस होता है, तो उसी हिसाब से इंटरप्रिटेशन होती रहती है सबकॉन्शियसली एज यू आर रीडिंग द टेक्स्ट। तो मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत ओरिएंटेशन चाहिए, वो अवेकनिंग चाहिए जो आपने कहा सिमोन दे बोवेर ने दी बहुत लोगों को। उसके बाद बहुत से लोग हैं जिन्होंने जेंडर पर लिखा, और शेरी साइमन ने तो पूरी किताब लिख डाली थी जेंडर एंड ट्रांसलेशन पर। तो पहले पहले मुझे लगता था ये क्या बेतुकी सी बात है, जेंडर ट्रांसलेशन है, बी ऑनेस्ट टू इट। बट बी ऑनेस्ट टू इट, व्हाट डज दैट मीन? बी ऑनेस्ट टू इट मतलब कि आपके सारे जो इंद्रियां कहते हैं ना, वो सब जागृत होनी चाहिए, और आपको एक एक शब्द ऐसे पढ़ना होगा उसमें जेंडर है, जो कि लाइफ में भी है। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की ने अपने आप को इंस्क्राइब कर दिया है इन द टेक्स्ट एंड इन ट्रांसलेशन समटाइम्स इतना ज़्यादा कि आप कॉन्शियस ही नहीं रहते कि भाई ये औरत कैसे, जैसे अब इसमें चुगताई है तो वो कितना एग्रेसिवली औरत की भाषा लाती है ना ज़बान को, और वो कैसे लाई वो औरत की भाषा, वो छिप छिप के वो अंडर द बेड, बिहाइंड द डोर, वो जो कोर्टयार्ड में जो औरतें फूफियाँ बैठती थीं, और वो जो बड़ी बूढ़ी औरतें जो स्कैंडल मॉन्गरिंग करती थी, उसमें बड़ी लच्छेदार भाषा होती है ना, बड़ी लच्छेदार भाषा होती है। वो ज़बान जो है, हमने तो अपनी ज़बान सारी ख़राब कर दी है, होमोजेनाइज कर दी है इन द नेम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश की स्टैंडर्डाइजेशन, हिंदी, उर्दू, सब। तो वो जो तोड़ मोड़ के जो भाषा में जो लचक आती है, तो वो जो औरतें जो हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज जो उनकी होती है, वो इसमें चुगताई ने औरत की भाषा को सेंटर स्टेज किया, राइट? उसने ऐसे किया, मुझे याद आ रहा है कल मैं दास्तान गोई जो सुनील मेहरा का सुन के आई, वो इसमें चुगताई की एक कहानी, और मेरा दिल कर रहा था कि ओ माय गॉड, ये अंग्रेज़ी में तो बिल्कुल मोल्ड हो गया, मोल्ड, टोटली करप्टेड, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ी की स्टैंडर्ड भाषा है। पर क्या करें, मुझे प्रॉब्लम आती है, हाउ डू यू ट्रांसलेट? लेकिन हमें ये अवेयरनेस की ज़रूरत है,
ये जेंडर सेंसिटिविटी की ज़रूरत है कि हम एक एक शब्द को देखें कि इसमें नुएंस कहाँ छिपा हुआ है, जेंडर कहाँ पेट्रियार्की को ज़बरदस्ती आगे किया जाता है। तो अगर हम उस सेंसिटिविटी के साथ करते हैं तो वेस्ट में तो इट इज़ कम टू बी नोन एज, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट होते हैं ना, गाइनोक्रिटिक्स, तो मुझे लगता है गाइनो ट्रांसलेटर्स भी होने चाहिए। जो गाइनो ट्रांसलेटर्स हैं वो ज़रा ऐसी नज़र से, ऐसे लेंस से देखें कि जो छिपा हुआ फेमिनिज़्म है, फेमिनिज़्म क्या है, वो सिर्फ ये थोड़ी है कि आप स्लोगन्स लेके बाहर आ जाएं स्ट्रीट के ऊपर। एम्पावरमेंट है, डिग्निटी ऑफ बीइंग है, औरत का होना, और घर के बाहर निकलना, घर के अंदर भी फेमिनिस्ट होना, अपनी जगह बनाना। तो वो शब्दों में कैसे निकलता है? तो वो जो बेगुमाती ज़ुबान है ना, जैसे इस्मत की, तो वो सेंटर स्टेज हो गई। That's it. ये सवाल तो आता है, बार बार आता है कि अब जैसे मैं अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है तो फिर उसको हिंदी में लिखना है कि आप क्या इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है। तो चाहेंगे जो शब्द है, तो आप पुलिंग, हिंदी में जो पुलिंग कहते हैं कि आप पुलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं ऐसे मामलों में। और अंग्रेज़ी के साथ भी यही है कि चेयरमैन को अंग्रेज़ी में अब चेयरपर्सन कहा जाता है, ठीक है। वहाँ एक पूरा विमर्श है, पूरा एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया रही है, तो वहाँ एक मतलब ऐसे शब्द आए हैं। लेकिन हिंदी में क्या है कि अभी भी हम अब देखते हैं कि कुछ खास प्रगति इसमें नहीं दिखती है ऐसे मामलों में। तो मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं अनुवाद करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वाक्यों को जेंडर न्यूट्रल बनाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो मैं सचेत तौर पर ऐसा करता हूँ। तो जैसे कि अगर मुझे लिखना है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसको बदल देता हूँ कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये दूसरे तरीके से मैं कहता हूँ, उसी बात को मैं ऐसे कहता हूँ कि वहाँ मुझे क्रिया रूप की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे क्रिया रूपों की ज़रूरत ना पड़े जहाँ मुझे उसके लिंग के बारे में लिखना पड़े। तो ये सचेत तौर पर कोशिश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आम तौर पर संभव हो नहीं पाता कि आप उस जो लैंगिक वर्चस्व है उसको तोड़ना मुश्किल, कम से कम कमर्शियल जो हम लोग अनुवाद करते हैं ज़्यादातर, उसमें वो संभव नहीं हो पाता। कुछ कंपनियां होती हैं जो कहती हैं कि आप ऐसे मामलों में करेंगे और करेंगी दोनों लिखें, कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे फिर करेंगी, ये आप दोनों साथ ही लिखें। तो लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं, ऐसे कम लोग ही हैं जो इस तरह की बात कहते हैं। तो एक तरह का दबाव तो रहता है, महसूस मैं करता रहा हूँ। बहुत कॉन्शियसली तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन ये तो समझ में आता था कि स्त्रियां जब लिखती हैं तो उसमें परतों पर परतें होती हैं, बहुत लेयर्ड होती है उनकी राइटिंग, ख़ासतौर पर इमोशनल सब्जेक्ट्स पर। पुरुष जब लिखते हैं तो वो अपना एक और तरह से उसको लिखते हैं। मैं टिपिकली दो कहानियाँ आपको बताती हूँ। एक कहानी जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी, शायद रेवती शरण शर्मा की थी, जिसमें एक पत्नी है जो अपने पति से बेहद नाराज़ है इसलिए कि उनका बच्चा हॉस्पिटल में मरा और वो उसका कफन दफन करके घर में आए और उसे बता दिया बच्चा मर गया। And now the woman is grieving, and more than grieving, she is upset and angry with her husband कि इन्होंने मुझे आखिरी बार उस बच्चे की सूरत नहीं देखने दी। तो बाद में, अब ये पुरुष की लिखी हुई कहानी, तो बाद में वो कहते हैं कि फिर उन्होंने उसको बताया कि वो बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी और वो इतना विकृत हो चुका था कि तुम्हें दिखाना मुझे ठीक नहीं लगा, मैं नहीं चाहता था कि तुम उससे पीड़ा पाओ। और उस कहानी का अंतिम वाक्य मुझे आज भी याद है, जल जाए मेरा यह मूर्ख क्रोध। ये
कहानी कहने वाली, ये पूरा प्रसंग बताने वाली स्त्री का आखिर में ये था कि जल जाए मेरा ये मूढ़ क्रोध, जिसमें पति के किए के लिए पूरी क्षमा है। और एक और जो मैं नोटिस करती थी वो ये कि घरों में जो हिंसा होती है, मतलब लगभग हर तरह की हिंसा को आप या तो घर को बनाए रखने का प्रयास बता देते हैं या पतियों का प्रेम बता देते हैं। मतलब एक पति है जो अपनी पत्नी को काम नहीं करने दे रहा है, एंड आई हैव हर्ड रियली वेयर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। मेरी एक पड़ोसन थी जो हमेशा बुनाई करती हुई दिखाई देती थी, और वो कहती थी, मैं कहती थी आप हमेशा बुनाई करती हैं, आप बोर नहीं हो जाती? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बुनाई करती हूँ कि जब मेरे पति घर में आते हैं तो मुझे कहते हैं कि मुझे तुम बुनती हुई मत दिखाई देना, और अगर मैं बुनती हुई होती हूँ तो वो मेरा सारा बुना हुआ उधेड़ के फेंक देते हैं। दीपक शर्मा की भी एक कहानी है ताई की बुनाई, एग्जैक्टली इसी तरह की। एंड देन शी सेड, यू नो ही लव्स मी सो। मैं इतनी चकित हुई। उनके 3 बच्चे थे, तीनों उनके बुने स्वेटर पहनते थे, ये पति पहनते थे, उनकी एक सास थी वो पहनती थी, और इनके पति की इसका मतलब शर्त ये थी कि मुझे न करती दिखाई दो। ये नहीं था कि तुम बुनो मत, कुछ और करो, समथिंग दैट एंटरटेन्स, रियली एंटरटेन्स यू, डोंट इवन थिंक ऑफ दैट। ये स्त्रियां भी मान लेती हैं कि ये प्रेम है, क्योंकि उन्हें इतनी परंपरा ने बताया है और हमारा जो मास मीडिया है वो उन्हें लगातार बताता है। दूसरी कहानी मैंने कृष्णा जी की देखी, भोले बादशाह। मैंने जब भोले बादशाह पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैं अनुवाद करना चाहती हूँ। अंग्रेज़ी के लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, ज़बरदस्त। तो जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि मैं तो कृष्णा जी से बहुत डरता हूँ, रुस्तम। आपको लगता है तो आप कृष्णा जी से पूछ लीजिए, आप कृष्णा जी अनुमति देंगी तो मैं छाप दूंगा। सो मैंने कृष्णा जी को फ़ोन किया, मतलब ये भी अनुवादकों की दिक्कतें हैं। तो मैंने कृष्णा जी को फ़ोन किया। कृष्णा जी ने बड़े संकोच से कहा, जी मधु, ये कहानी तो मुझे सबने बताया है अनट्रांसलेटेबल है। अब मेरा ना बहुत पहले से, मतलब मैं बहुत मूर्ख भी थी, मैं मान रही हूँ मैं काफ़ी मूर्ख थी, तो मुझे लगता था ट्रांसलेशन में क्या दर है, जो अंग्रेज़ी में है उसे हिंदी में लिख दो, जो हिंदी में वो अंग्रेज़ी में कर दो, दैट्स इट। तो लेकिन तब तक मुझे इसे थोड़ा शऊर से कहना आ गया था। तो मैंने कृष्णा जी से कहा, मैंने कहा कृष्णा जी, व्हेन somebody says it's untranslatable, somebody is not prepared to work hard enough on that text। तो कृष्णा जी ने कहा अच्छा आप करिए। मैंने कहा मैं करूँगी, आपको दिखाऊंगी, आपको पसंद नहीं आएगा फाड़ के फेंक दूंगी, एंड नेवर वर्क ऑन इट अगेन। आखिर मैंने वो अनुवाद किया, वो छपा, कृष्णा जी को बहुत पसंद आया, और कृष्णा जी ने फिर मुझे कहा कि मैं ये सोच नहीं सकती थी कि ऐसा अनुवाद इसका हो सकता है। तो उस समय मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आई कि औरतें जो बात कह रही हैं उसमें अगर आपको कुछ भी कठिन लगता है ना, आप झट से कह दीजिए ये अनट्रांसलेटेबल है। तो एक जेंडर एक इशू तो है, लेकिन मैं अपने ही बारे में कहूँ तो मैं बहुत चौकन्नेपन से उस पर निगाह नहीं डालती। मुझे सिर्फ, जैसे मैं इसी की वजह से ऐसा हुआ है कि मुझे अमरकांत की कुछ रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे लगा ये व्यक्ति अद्भुत रूप से स्त्रियों के जगत को जानता है। और नागार्जुन, जिनके बारे में अभी 2 साल पहले एक लंबा स्कैंडल खड़ा हुआ, एंड आई नो द विक्टिम, गुड फ्रेंड। तो नागार्जुन के इस, मतलब उनकी एक रचना है रतिनाथ की चाची। स्त्रियों का मानस, स्त्रियों का जीवन, स्त्रियों का समाज, उसके बारे में जैसी पैनी निगाह से नागार्जुन ने लिखा है। और ताज्जुब की बात है कि एक हद तक बहुत समानुभूति से, सहानुभूति से नहीं, एक समानुभूति के साथ लिखा है। वैसा तो मैंने नहीं देखा कि स्त्रियों ने बहुत ज़्यादा लिखा हो।
ना, सिवाय मुझे राजी सेठ की एक दो कहानियाँ याद आती हैं कि उसी तरह के प्रसंगों को राजी सेठ ने भी एक और तरह से लिखा है। तो ये तो समझ में आता है कि कई तरह के इमोशनल इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें पुरुष अपनी ही तरह से देखते हैं और उस दृष्टि में कोई बदलाव आया नहीं है। स्त्रियों के आने से, लेखन में स्त्रियों के ज़्यादा आने से फ़र्क ये आया है कि एक स्त्रियों की भाषा, जिसे उर्दू में बेगमाती ज़ुबान कहा जाता था और नीचा भी माना जाता था, वो अब लगभग स्टैंडर्ड होती जा रही है और उसमें ना हंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। गुनाल, आपके सवाल से जुड़ा एक और सवाल भी हो सकता है कि क्या मर्द और औरतें दो अलग अलग तरह से लिखते हैं, और क्या मर्द औरतों के बारे में जब लिखते हैं तो अलग तरह से लिखते हैं और अपने मेल किरदार के बारे में क्या अलग तरह से लिखते हैं? क्योंकि हम तो बाद में आते हैं एज ट्रांसलेटर्स, पहले तो हमारे सामने टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट की एक फिडेलिटी है, तो उसमें क्या हमें दिखता है कि उन्होंने दो लोगों को अलग अलग तरह से लिखा? जैसे हम अपना जो हमारा अपना फेमिनिस्ट लेंस है, अगर है, इन माय केस है, तो क्या हम उसको बहुत पैनी तरह से उससे एक एक चीज़ देख रहे हैं? जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी में एक लड़की जो इधर उधर भाग रही है बिल्कुल जंगली, उसके लिए कहा जाता है ना आगे नाथ न पीछे पगनिया, यानी तुम्हारे आगे नकेल भी नहीं है और तुम्हारे पीछे डंडा भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग अ गर्ल। नाउ इट्स नॉट माई जॉब एज अ ट्रांसलेटर to be offended by that description and to sanitize it and say she's running around like a wild thing, which she is, and so is the creature that is referred to, who's running around without a nose ring and a stick at the back. So what do? Do you make it flat? Do you say that girl is just running around? That's not what is being said. So I don't think our job as a translator is to no matter how sharp or acute our own feminist sensibility might be, to impose that on a text. There is a context to that story. The mother of the girl is a woman in rural India. She has 20 things to do and her daughter is driving her crazy because she's not getting ready in time to go to the Mela. So how will she respond to her? She's not going to talk like an urban mom. She will use local metaphor, local idiom, all of that. You cannot excise it, because if you are excising it, then you are taking on more than your brief as an editor, as a translator allows you. So offensive or not, right or not, you retain that. Of course, you try and make it sound less clumsy. And for that, I must confess, I had to, when I was doing Renu, like I said, I had not been to Bihar, I was not conversant with the Kathiari dialect that is spoken in that area, and एक हमारे finance officer हुआ करते थे ISC में, he was on my speed dial because I would call him and said, sir ये बता दीजिए इसका क्या मतलब है. So this आगे नाथ पीछे नथनिया thing also came to him where he gave me the context. So we put that. अब इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और कहना चाहूँगी. 1940s में इस्मत चुगताई की कहानियों का एक कलेक्शन आया, उसका नाम था चोटें, वुंड्स. उन्होंने अपने दोस्त, फेलो ट्रैवलर, फेलो मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन कृष्ण चंद्र से उसका दीबाचा फॉरवर्ड लिखवाया. ऑल वेरी गुड. कृष्ण चंद्र ने अपने तौर पे, तारीफ़ के तौर पे, देयर इज़ नो इल इंटेंट इन दिस बिकॉज दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, तारीफ़ के तौर पे वो क्या लिखते हैं, एंड दीज लाइन्स आर, देव स्टेड इन माई माइंड एंड आई स्टॉप एंड थिंक अबाउट देम अगेन एंड अगेन. ही राइट्स, इस्मत की कहानियाँ उतनी ही पेचीदा हैं जैसे कि औरत का दिल. अब आप मुझे बताइए कि औरत का दिल किस तरह से ज़्यादा पेचीदा है. अनाटमिकली तो खैर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मर्द और औरत के दिल एक जैसे हैं. मर्द और औरत के कूले, हिप्स अलबत्ता अलग अलग हैं, क्योंकि नेचर ने उनका दूसरा पर्पस सोचा था. औरत के हिप्स वाइडर होते हैं, शी हैज़ टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन. मर्दों के हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर इज़ नॉट इंटरेस्टेड. बट इन द हार्ट नेचर मेड नो डिफरेंस. अ गुड मैन, अ प्रोग्रेसिव मैन, अ फ्रेंड, writing from the best possible position for a fellow writer, a writer he admires, a writer जिसके साथ उनका रोज़ का उठना बैठना है.
And remember, the progressives are like a happy family. They go for picnics together, they're in and out of each other's houses, they are one sorority, one group of fellow, like-minded people. And yet, जो इतनी बारीकी से जानता है इस्मत को, वो इस्मत की कहानियों के लिए बतौर तारीफ ये बात कह रहा है. देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म. ये तो आप और मैं आज इसको क्रिटिकली देख रहे हैं एक फेमिनिस्ट लेंस के थ्रू, हमें इतराज़ होता है. फिर मैं वहीं आऊँगी. मेरा काम नहीं है एज अ ट्रांसलेटर कि मैं इस पर एक टिप्पणी या क्रिटिक करूं. मैंने इस्मत की कहानियों का कलेक्शन एडिट किया था, तो मुझसे चूँकि रहा नहीं गया कि मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ही अनअटेंडेड छोड़ दूं. आई हैड टू रिस्पॉन्ड इन सम वे. सो व्हाट डू यू डू? एज अ ट्रांसलेटर देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट एनीथिंग. आई कैन, however, and this is something I've started doing over the years, I write long introductory essays. And that is where I bring my own views, because that is my space. The text is not my space. I have started making small encroachments. For example, again, I met with a whole barrage of criticism from various reviewers on that कि आप बहुत ज़्यादा footnotes लिखती हैं और footnotes की इतनी क्या ज़रूरत है, जो कहना है glossary में कह दीजिए. मुझे लगता है literary translations में footnotes की भी गुंजाइश है. They do not detract. Yes, putting the meaning in a sentence clutters it up. तो वो हमारा काम नहीं है. हम अपना काम जितनी ईमानदारी के साथ कर सकते हैं वो हम कर दें. लेकिन जो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उस टेक्स्ट के साथ, या किसी लाइन के साथ, किसी पंक्ति के साथ, या किसी उसके संदर्भ में कही हुई बात, कृष्ण चंद्र की ये बात टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, ये उस कलेक्शन के इंट्रोडक्शन में आता है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये तकलीफ़ दे रहा है, तो मैं उस अपनी तकलीफ़ का बयान कैसे करूं? वहाँ आई थिंक हम लोग इंट्रोडक्टरी एसेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट से थोड़ा सा बाहर निकल के कॉन्टेक्स्ट में आएँ, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम वो चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं लेकिन टेक्स्ट हमें परमिट नहीं कर रहा है, और उसके साथ छेड़खानी भी हमारा काम नहीं है, उसको इंटैक्ट छोड़ते हुए हम अपनी और सब दुविधाएं, अपनी सब रंजिशें, अपनी सब एम्बिवलेंसेस उस कॉन्टेक्स्ट, उस इंट्रोडक्टरी एसे में लाके हमें लेट पीपल डिसाइड. देखिए, जो पढ़ने वाला है, चाहे वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ का सीरियस स्टूडेंट हो, चाहे कोई ऐसे ही शख्स जो बाहरी सेंस में गया और उसने किताब उठा ली हो, कोई भी हो, लेट देम डिसाइड कि वो किस हद तक उस टेक्स्ट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं. उन्हें एक सिंपल, सरल, सपाट रीडिंग चाहिए तो वो भी हम उन्हें दे सकते हैं. उनको ज़रा सी थोड़ी और अपने जहन की खिड़कियाँ खोलनी है तो जो हमने नीचे फुटनोट्स दिए हैं उस पर भी नज़र डाल लें. और तीसरा ये कि जो हम लंबे लंबे अब इंट्रोडक्टरी एसेज लिखने लगे हैं, एंड आई मस्ट से, मैंने जब 92 में मेरा जो पहला संकलन छपा था, प्रेमचंद का कॉपीराइट उसी वक्त खुला था और हापर कॉलिंस ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान में क़दम रखे थे. रूपा के साथ उनकी उस वक्त की कोलैबोरेशन था. तो 92 में जब हापर कॉलिंस ने मुझसे कहा कि प्रेमचंद अब फ्री हो गया है कॉपीराइट से, तो आप कुछ ट्रांसलेट कीजिए, तो 12 कहानियाँ जो मैंने ट्रांसलेट की, जिसका नाम था टेम्पल एंड द मॉस्क, मैंने एक बहुत मुख्तसर, बहुत मॉडेस्ट सा एक इंट्रोडक्टरी नोट लिखा और उसका नाम था ट्रांसलेटर्स इंट्रोडक्शन. मैं लगता था जैसे अपनी सीमा खुद जानती हूँ, या अपनी सीमा मैंने खुद बनाई है कि मेरा काम बस ये है. वो बहुत मॉडेस्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं न्याज़मंद, इंट्रोडक्टरी नोट था. इस 30 साल के सफ़र में मैं अब भी मानती हूँ कि मेरा काम टेक्स्ट में इंटरफियर करना या उसमें घुस जाना नहीं है. फिडेलिटी टू टेक्स्ट में आज भी ये मानती हूँ कि सुतून है, एक बेसिक पिलर है ट्रांसलेशन का. लेकिन हाँ, मेरा अपना सफ़र टेक्स्ट से निकल के कॉन्टेक्स्ट तक आया है, और मैं ख़ुद के लिए ज़रूरी समझती हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट का भी कहीं ज़िक्र आए, और वो ज़िक्र बहुत अच्छी जगह है एक इंट्रोडक्टरी एसे आपके लिए. मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ रक्षंदा, ख़ास तौर पे आपको, कुरुतुल एंड हैदर की. उन्होंने एक किताब लिखी, द नॉच गर्ल. अब मैं जानबूझ के कह रही हूँ उन्होंने किताब लिखी, वो ट्रांसलेशन थी, बट आई डोंट नो वेदर टू पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसलेशन और नॉट, बिकॉज उन्होंने बहुत कॉन्शियसली उसको फेमिनिस्ट टेक्स्ट बनाया.
उसको उन्होंने ये टेक्स्ट है 18th सेंचुरी की, लेट 18th सेंचुरी की, जो पर्शियन में पहले छपी, उसके बाद 19th सेंचुरी में उर्दू और 20th सेंचुरी में कुरतुलैन हैदर ने अंग्रेज़ी में की। और वो अंग्रेज़ी का तेवर भी लाना चाहती थी और फेमिनिज़म का भी। किताब बदल दी। सॉरी बट ये इजाज़त ऑथर को है। कुरतुलैन हैदर अपने टेक्स्ट को ही अक्सर चेंज करती हैं, ये हटा दो, ये काट दो, लेकिन हम तक वो लीवे नहीं आता है, हम तक वो फ्रीडम नहीं आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रांसलेटर की हदें महदूद हैं और उन्हें हमें उन हद में ही काम करना चाहिए। सॉरी आई थिंक इस मंच पे बैठना और जेंडर के बारे में ना सोचना असंभव है। कल मैं आई थी कुछ सुनाने को नहीं, सुनने के लिए। कल हमने सुना है हमारी बहनों से जो हिंदी कविताएं हैं और जो दलित लेखिकाएँ हैं, उन्होंने हमें बताया कि अभी तक हिंदी में जो दलित आदिवासी राइटर्स हैं, लेखिकाएँ हैं, वो उनको सामने कितना मसला होता है, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, वो कुछ बोलते हैं मंच से तब भी उनकी बातें काटी जाती हैं और रिपोर्ट नहीं होती है। उनको बड़े इतने उनके अंदर आग थी। और फिर उसके बाद ये जो जो महिला कवि थी, उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह अभी तक पितरा सत्ता इतना फैला हुआ है, ख़ास तौर पे उत्तर भारत में, और जिसकी तरह उसके जड़ इतने मजबूत है कि अभी तक उनको संघर्ष करने का वक्त है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये मैं लेकिन फिर भी इस मिलेनियम में यानी 2000 से उन्होंने बताया कि एक विस्फोट है, जिस तरह लोग लिखने लगी हैं औरतें, विस्फोटक है बहुत। आई थिंक शायद 2-3 मानी से विस्फोटक। तो मैं समझती हूँ कि हमें सोचना है कि ये बदलाव कैसा आया और कहाँ से आया, और हम भूल नहीं सकते हैं कि तरह तरह के महिला आंदोलनों से ये जो औरतों के अदब साहित्य में आना ज़्यादा, ये इनसे संबंधित है। और बहुत लोग आजकल एक जैसे जब से कोविड है, लगता है रोज़ रोज़ लोगों का जिस तरह मर रहे हैं, जैसे सूखे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं पैरों से। और एक कामन कलील का नाम मैं लेना चाहती थी, जो अभी लंदन में मरी थी कैंसर से। वो एक कम उम्र में वो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड आए, वहाँ काम ढूंढा, काम नहीं मिला, आत्महत्या की कोशिश की। फिर उसके बाद एक स्टेनो में पब्लिशिंग हाउस में उनको नौकरी मिली। फिर अच्छा आहिस्ता आहिस्ता उसको पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम मिला। उसके बाद उन्होंने सोचा था ये वक्त है, एक फेमिनिस्ट रिसाले में काम कर रही थी, और उन्होंने कहा ये वक्त है, और विरागो एक ख़ास प्रेस स्थापित किया है जिससे औरतों के लेखन सब और उनको औरतों नई किताबें और पुरानी किताबें, दो किस्म की उपेक्षा हैं। एक कि आप किसी को छापेंगे नहीं, दूसरे ये कि जो चीज़ छापे जाते हैं वो सिर्फ औरतों के है, सिर्फ औरतों ने लिखी हैं, तो ये इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तो उन्होंने एक मॉडर्न क्लासिक की बात के जब हम वापस आते हैं, उन्होंने मॉडर्न क्लासिक एक ऐसा बनाया है जो औरतों की चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो छप चुकी है लेकिन नज़रअंदाज किए हैं, वो दोबारा छापते हैं, उनको मॉडर्न क्लासिक के नाम से सामने आते हैं। जैसे कि औरतों के लिए अपनी एक लाइब्रेरी बन जाती है कि हमने लिखी है। वो अभी गुजरी हैं, और हमने देखा है कि जिस तरह उनको शोध करना पड़ा और ढूंढना पड़ा, इसी तरह 80 के दशक में सूजन थरू और बी लटिका ने वो करना 2 वॉल्यूम उन्होंने तैयार किए हैं, वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया 600 BC से। और तब उन्होंने देखा है कि कन्वेंशनल कैनन्स ऑफ लिटरेचर जो 1950 के दशक के आसपास लिखे गए थे, इसमें औरतों की बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज किए हैं। तो उन्होंने खोज के
ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी और सामने लाए, उनको छापे भी। तो ये एक किस्म का खोज है और ये एक किस्म से एक उभरते हुए औरतों की आवाज़ है। और इन लोगों ने मालूम किया है कि 20वीं सदी के शुरू में औरतें बहुत लिखती थी और तरह तरह की चीज़ें लिखती थी जो बाद में भूल गए थे। और अब इतने जहाँ जेंडर की बात है, आई हैव टू से कि एक और हम याद करना चाहते हैं इस वक्त, एक बहुत अच्छी लेखक है थेमसुला आओ, जो नागा समुदाय की थी, जो आओ ट्राइब की थी, जो अभी गुजरी है इस दुनिया से, और जिनकी किताब है, आई थिंक इसकी टाइटल है, आई एम वेरी बैड एट टाइटल्स, दीज हिल्स वी कॉल होम, या दीज हिल्स कॉल्ड होम, ये जो पहाड़ है जिसे हम घर कहते हैं। और वो ज़माने का के कहानियाँ हैं जब नागा और भारतीय सरकार के बीच में एक तरह से गृह जंग चल रही थी, और जिस तरह बीच में औरत जो है और आम आदमी, आम इंसान इसमें फंस जाते थे और कैसी ज़िंदगी थी। और ये इनमें इतने पावरफुल कहानियाँ हैं, और ख़ास तौर पे पावरफुल है क्योंकि एक औरत ने लिखी है, एक औरत की एक्सपीरियंस, एक औरत जो जिसके कंधे पे परंपरा के बोझ रखे गए हैं। और लेट्स सी, और ये याद भी करना है कि काली फॉर वुमेन, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हिंदुस्तान में कि राइटिंग, वुमेन्स राइटिंग आगे के लाने के लिए उन्होंने थेमसुला आओ को पब्लिश किया। ऐसे बहुत हम उदाहरण दे सकते हैं औरतें जिनके आजकल छाए हुए हैं, और बहुत जगह आप देख सकते हैं इंग्लिश पब्लिशिंग में एडिटर भी औरतें हैं इसकी वजह से भी। और ट्रांसलेशन के ख़िलाफ़ जैसे आपने कहा, वो कोई प्रेजुडिस ज़्यादा नहीं रहा, इन फैक्ट ट्रांसलेशंस आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन जो किताब अगर मैं अपने देखती हूँ जिनका मैंने खुद तर्जमा किया, शीला शुक्ला में एक भी औरत नहीं है राग दरबारी की किताब में, सिवाय बेला जो लव लेटर लिखती है, प्रेम पत्र। तो एक तरह से एक बिल्कुल पितरा शाही वाला दुनिया का वो पेश कर रहे हैं जहाँ औरत की जगह नहीं है। और मासूम रज़ा साहब की जो आधा गांव है वो अच्छी तरह से किरदार लिख सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि वो औरत को किसी तरफ गहराई से समझते थे। उनकी सायदा, उनके बहुत सारे फुनमियों की बीवी, ऐसे बहुत सारे चरित्र है। लेकिन अब मुझे थियरी से कोई ज़्यादा, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, थियरी का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जब से अब थियरी का एहसास भी अपने साथ लाना होता है थोड़ा बहुत, और जेंडर को याद करना पड़ता है। मुझे कहा गया वी आर आउट ऑफ टाइम, सो आई एम सॉरी वी कांट टेक एनी ऑडियंस क्वेश्चंस। मुद्दे तो काफ़ी सारे थे, हम इस बारे में भी बात करना चाहते थे कि हम ट्रांसलेशन को इंक्लूसिव कैसे बनाएं, क्लास, कास्ट, बहुत सारी चीज़ें थी। बट ये कॉन्वर्सेशंस विल कंटिन्यू, आई एम श्योर द पैनलिस्ट विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। अभी कहानी बाकी है। वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो अगर कोई, हाँ, ओके, अगर कोई सवाल है तो, एनी क्वेश्चंस? हाँ, प्लीज़। हेलो, मैं आप सभी से सहमत हूँ कि जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तभी हम उस टेक्स्ट के साथ उतनी देर तक रह सकते हैं जबकि हम उसे ट्रांसलेट करें। और टेक्स्ट में जेंडर के बारे में रक्षांदा मैम और सुकृता मैम के दो अलग अलग व्यूज़ थे, तो मैं उसी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने बोला कि जेंडर जो गाइनो ट्रांसलेशन या समथिंग होना चाहिए, तो दैट मीन्स आर यू रेफरिंग टू द काइंड ऑफ टेक्स्ट वी सिलेक्ट? जैसे मैंने आपकी कृष्णा सोबती की एंथोलॉजी पढ़ी है, और अगर मैं उसे ना पढ़ती तो आई वुड नॉट बी एक्वेंटेड कि हाउ रिच कृष्णा सोबती वॉज, देन आई वेंट इनटू द हिंदी। सो जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उस समय क्या आप स्त्री प्रधान मुद्दों को या स्त्रियों के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को चूज़ करते हैं? क्योंकि जब टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जैसे रक्षांदा मैम ने बोला
तब तो आपको उसी की फाइडेलिटी पे कंसंट्रेट करना है। तो ये जो गाइनो ट्रांसलेशन या जो भी है, ये टेक्स्ट को चूज़ करने के वक्त में आता है कि हम स्त्री प्रधान कैरेक्टर्स जिसमें हो या स्त्रियों के द्वारा लेखन है उसको हम ट्रांसलेट ज़्यादा करें। तो ये मैं जानना चाह रही थी। ये सवाल बहुत सही है। मुझे लगता है ये शुरू हो जाता है तभी से जब आप सेलेक्ट करते हैं कई बार, राइट, कॉन्शियसली। क्योंकि आप देखते हैं कि जो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सिल्विया प्लैथ है, उसको बहुत औरतों ने ट्रांसलेट किया इनटू हिंदी, इनटू कोंकणी, इनटू मराठी। क्यों? क्योंकि वो जो सिल्विया प्लैथ ने जो सब्जेक्ट्स लिए, दे वर सो ओरिएंटेड टूवर्ड्स वुमेन्स बॉडी और इवन इन मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, और वो बहुत सुंदर कविताएं हैं, यू नो। और वो कविताओं को कैसे हिंदी में लाना और वही भाषा को ढूंढना, या मराठी में लाना और उसी भाषा, क्योंकि ट्रांसलेशन की भाषा में बहुत देन है, राइट। वो ट्रांसलेशन करते करते कई बार नए शब्द गाड़ने पड़ते हैं या पुराने शब्दों को आगे करना पड़ता है, राइट। यू हैव टू लोकेट देम। तो मुझे लगता है ये दृष्टि की बात है। चॉइस में भी आ सकता है, जैसे हम एक कर रहे हैं राइटर इन कॉन्टेक्स्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जो किताब आपने रेफ़र किया, दैट वाज द फर्स्ट बुक इन राइटर इन कॉन्टेक्स्ट। वो राइटर इन कॉन्टेक्स्ट सीरीज़ में हम क्या करते हैं, यही चीज़ें कि किस को चूज़ कर रहे हैं वेरी केयरफुली और उसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिठाना है। तो अमृता प्रीतम भी अब आ रही है, किताब आने वाली है, तो अमृता प्रीतम का कॉन्टेक्स्ट ही सारा देखना है। पंजाब, लैंग्वेज, नई भाषा उन्होंने गाड़ी, औरत की भाषा उन्होंने भी गढ़ी है, तो उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है इनटू इंग्लिश। कुछ हद तक हमें आसानी हुई, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज कल्चरली बहुत रूटेड है, तो नई भाषा को भी देखना पड़ा है। तो मैं बात कर रही थी ना एक्सपेंशन, सो वाई, हाउ ऑफ इट, हाउ डू यू सेलेक्ट, दैट्स नंबर वन। देन हाउ डू यू ट्रांसलेट comes second, and then why do you do it? Then I think that is a very valid point, that you need an introduction for that in case you are fiddling with it a little bit. Fidelity is important, but sometimes fidelity cannot be just language fidelity. Many times it has to be also spirit, and sometimes the hidden meanings are brought out in translation, sometimes because there is more appropriate language sometimes available, right? So it's a very complex और बहुत मज़ेदार है ये गेम। मैं जब ट्रांसलेशन के लिए किसी टेक्स्ट को चुनती हूँ तो मैं शायद जेंडर को फोरफ्रंट में नहीं रखती हूँ, मैं टेक्स्ट को मानती हूँ कि आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस, आई वांट टू शेयर इट। हैविंग सेड दैट, मैं शायद कोई बहुत ही रिग्रेसिव राइटर को ना पसंद करूँ, इसलिए भी कि जैसे मैंने कहा कि ये कमांड परफॉर्मेंसेस तो नहीं है, मुझसे कोई पब्लिशर आके मेरा दरवाज़ा खटखटा के नहीं कह रहा है कि ये ही करना है, मैं तो ख़ुद चूज़ करके एक पब्लिशर के पास ले जा रही हूँ। तो नेचुरली मेरा अपना फ़िल्टर आइडियोलॉजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मैं मी टू के ख़िलाफ़ शायद टेक्स्ट को ट्रांसलेट ना करना चाहूँ या ना छूना चाहूँ, इसी तरह की और चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ, इंतज़ार हुसैन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स जो मैंने बहुत ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन उनके यहाँ औरत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कमज़ोर भी है और मार्जिनल भी है, और ये मेरे लिए भी एक समस्या है। लेकिन वो औरत रिग्रेसिव औरत नहीं है, तो मैं उसी से थोड़ा बहुत अपने आप को सांत्वना देती हूँ कि चलिए कम से कम मार्जिन पे ज़रूर है, लेकिन शी इज़ स्ट्रॉन्ग इन हर ओन वे, शी डजंट अफेक्ट द स्टोरी टू द एक्सटेंट दैट द मेल कैरेक्टर्स डू। यू बैलेंस इट आउट देन, एंड देन वंस आप अपना जैसे मुंह का मज़ा बदलने के लिए कुछ और चीज़ खाते हैं, तो इसी तरह से आप अपना मुंह का मज़ा बदलने के लिए कोई और टेक्स्ट उठाते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। आजकल मैं ज़हरा निगाह, जो कि एक उर्दू की शायरा हैं, जो फेमिनिन भी हैं और फेमिनिस्ट भी हैं, फिर मैं उसे ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो हम एक वक्त में कई सारे टेक्स्ट करते हैं। एक टेक्स्ट अगर हमें कहीं कोई तकलीफ़ दे रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम एक और टेक्स्ट उठा लेते हैं जो हमारी अंदर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कहीं उसको पूरा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सुंदर चर्चा के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और इसी के साथ अभी हमारे जितने भी विद्वज्जन हैं वो इस मंच पे बने रहें। हंस स्मृति चिन्ह देकर के यह मंच आप सभी का सम्मान करना चाहता है। इसके लिए मैं नासिरा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि वो स्मृति चिन्ह के लिए कृपया मंच पे आएँ। नासिरा जी आ रही हैं, आप बिल्कुल बने रहें। स्मृति चिन्ह लाया जाए। जी जी यह स्मृति चिन्ह पहले जिलियन राइट को दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सुकृता पाल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षंदा जलील, जलील बहुत बहुत धन्यवाद। मधु बी जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथी सुयश सुप्रभ जी, धन्यवाद। और कुणाल रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना मैम, आपका इंतज़ार हो रहा है इस ग्रुप फोटो में।